बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था परमाणु त्रिज्या और वांडर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या के बारे में बाद में बात करेंगे और धात्विक त्रिज्या के बारे में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, है ना। आज हम लेने जा रहे हैं कि इस परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 4 कारक है। चलिए क्या बात होती है इसमें देखिए। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, वो है नाभिकीय आकर्षण बल, या ये बोल सकते हो आप इसे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल, देखो जब हम नाभिकीय आकर्षण बल की बात करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, तो नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर जब पाए जाते हैं, तो एक तो प्रोटॉन जो धनायन है वो और नाभिक के खुद के कारण जो इसमें बल उत्पन्न होता है, ये दोनों आपस में मिलकर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का निर्माण करते हैं। अब यहां ये देखना है आपको कि अगर जैसे परमाणु का कोष है K L M, है ना, हम परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या देते हैं कि परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष से नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसको हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। और यहां प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल यानी नाभिक का आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इस बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन या इस कोष को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचने का मतलब ये यूं बल लगाएगा अपनी तरफ। तो जब आकर्षण बल अधिक होगा तो परमाणु का बाह्यतम कोष नाभिक की तरफ आएगा, और नाभिक की तरफ आने का मतलब परमाणु के आकार में क्या होना, कमी होना, ठीक है। तो यहां हम क्या कहेंगे कि जब नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, देखो पहले ये था जैसे ही आकर्षण बल बढ़ा तो जैसे ये कोष इधर आ गया, बाई चांस हम इसको यूं बता दें, अब ये इधर आया है तो ये इधर यूं होगा, ये इस तरह से इसमें क्या होते जाएंगे, चेंजेस होते जाएंगे। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ने पर बाह्यतम कोष जो होता है, बाह्यतम कोष से नाभिक के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। और जब इसके बीच की दूरी अब यहां आ गई, जैसे यहां तक आ गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो परमाणु के आकार में क्या हो गई, कमी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु त्रिज्या के, इसके परमाणु त्रिज्या के 1 ये एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। और जब हम ये तो कब कहते हैं, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तब ये कहा जाता है कि कोष की संख्या बढ़ती है। जो अपना अगला पॉइंट होगा तो उसके अंदर बाएं ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ती है। तो वो अपन आगे पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मतलब ये हुआ कि नाभिक के द्वारा जब आकर्षण बल बाह्यतम कोष पर लगाया जाएगा, तो बाह्यतम कोष पर लगाने से परमाणु जो होता है उसका ये कोष थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा। आगे की तरफ मतलब इस प्रकार से बढ़ेगा, जिससे इसके बीच की दूरी पहले से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसको ही हम कह सकते हैं कि जैसे नाभिकीय आकर्षण बल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ओके। तो दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, जैसे अभी मैंने बताया कोष की संख्या, कोष की संख्या का परमाणु त्रिज्या से क्या लेना देना, वो चलिए देखो आप।
देखो आपने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा होगा कि जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, कोस की संख्या बढ़ती है। ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसका किस तरीके से होता है। देखिए कोस की संख्या, देखो क्या होता है, जैसे हम पहला वर्ग लेते हैं तो पहले वर्ग में देखिए ये पहला वर्ग है, तो पहले वर्ग में जैसे पहला तत्व लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, जैसे मुख्य तत्व ये आते हैं, ठीक है। तो कोष की संख्या बढ़ना, हम ये कहते हैं कि जब कोष की संख्या बढ़ेगी, तो कोष की संख्या कैसे बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तो परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो कोष की संख्या में वृद्धि होती है, और जब कोष की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी, या नाभिक से बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच की दूरी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब दूरी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, दूरी बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि नाभिक के आकर्षण बल कम हो जाएगा, है ना। जैसे देखो आप ये हम बात करते हैं, जैसे ये परमाणु का नाभिक, ये पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा L। अब देखो आप लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, ठीक है। अब 3 है मतलब के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और L में कितना, 1। तो जैसे अपन लिथियम की बात करते हैं तो ये परमाणु को इस प्रकार से बताएं, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1। ये कौन सा है, लिथियम परमाणु, K और L। अब यहां से यहां तक की दूरी ये गई, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं अपन सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो 11 में K बराबर 2, L में 8, और M में कितना हो गया, 1। देखो पहले K और L था, अब K, L और M हो गए, यानी कोष क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे ही आप, ये तो लिथियम की बात हुई, अब जैसे सोडियम की बात करते हैं तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये पहली कक्षा K, फिर L, और फिर क्या आई, M। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसमें कितना आ जाएगा, 1। तो पहले क्या था, लिथियम के अंदर K और L दो कोष थे, कितने थे, 2। और अब सोडियम की जब बात की जाती है तो सोडियम के अंदर K, L और M, K, L और M, यानी परमाणु के अंदर एक कोष बढ़ गया। और जब एक कोष बढ़ता है तो कोष बढ़ते ही हम क्या कह सकते हैं कि बाह्यतम कोष से नाभिक के बीच की दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब नाभिक से इसकी दूरी बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या ऑटोमेटिकली क्या होगी, अधिक होगी। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि जैसे यहां ही चलते हैं तो वर्ग में यही कहा जाता है कि एक ही वर्ग में जब ऊपर से नीचे चला जाता है तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कोष की संख्या भी बढ़ती जाती है, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा, और नाभिकीय आकर्षण बल होगा तो कम होगा तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कोष की संख्या बढ़ेगी, कोष की संख्या इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती जाएगी परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी। देखो यहां से यहां तक आया, कितने कोष आए, 1, 2, 3, और इसमें तो 2 ही थे, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट है अपना कि जब कोष की संख्या बढ़ती है तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। अब तीसरा है, पहले तीसरा एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, फिर मेन पॉइंट लेंगे चौथा इसका। तीसरा पॉइंट आता है बंध के प्रकार। बंध जो होते हैं ना, बंध के प्रकार को बताया गया है।
देखिए बंध के प्रकार में हम ये बताते हैं बंध की संख्या इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन परमाणु त्रिज्या। इसका मतलब ये होगा कि बंधों के प्रकार में बंध की संख्या बता देते हैं। देखो एक परमाणु है जो दूसरे परमाणु से एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। हम एक रस्सी लेते हैं ना, सिंपल प्लेन रस्सी, तो रस्सी में क्या होता है, अगर एकदम प्योर रस्सी है तो हम कह सकते हैं जैसे इतनी लंबाई की आपने रस्सी ली, ठीक है। अब आप क्या करो, ये बंध लंबाई कह सकते हो, ठीक है, यानी दो परमाणुओं के बीच की दूरी को भी बता सकते हैं, या परमाणु से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी के बारे में व्यक्त करते हैं। जैसे हमने एक ये रस्सी ली, यानी इसको हम एक बंध के रूप में बताएं तो ये एकल बंध है, ठीक है। जब हम इसके दो भाग कर देते हैं बराबर, तो द्विबंध में आ जाएगा। बंध पहले एकल बंध की बंध लंबाई हमेशा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और एकल बंध से हम जब द्विबंध में आते हैं, यानी जैसे इस रस्सी को दो बराबर भागों में काटा है ना, अब बराबर भागों में काटने के बाद फिर आप उसको ज्वाइंट करो तो बंध मतलब उसकी जो लंबाई है वो पहले से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ज्वाइंट आ जाएगा दोनों के बीच में। फिर आप उसका एक और भाग काटो और फिर उसको फिर जोड़ो तो बंध और भी लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहां ये बताया गया है कि परमाणु जो होते हैं, परमाणुओं में बंध की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। जैसे सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड बंध लंबाई सबसे ज्यादा होती है। कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो लंबाई कम हो जाती है, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये सबसे कम, यानी सबसे अधिक, फिर इससे कम, एकल बंध से कम, और ये हम कह सकते हैं सबसे कम। यानी जैसे जैसे हम इसमें ये कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या, बंध की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये जनरली आपको ध्यान रखना है। आपको मुख्य रूप से 2 पॉइंट पहले वाले याद रखने हैं, नाभिकीय आकर्षण बल और कोश की संख्या। तीसरा जनरली ध्यान रखिएगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, वो है परिरक्षण प्रभाव, सीडलिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं इसमें परिरक्षण प्रभाव। ओके, चलिए अब देखो आप परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं, और एक परिरक्षण प्रभाव का परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है परमाणु की त्रिज्या पर। चलिए देखो, ये प्रभाव आपको इतना इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि 12वीं के अंदर जब हम डी और एफ लॉग पढ़ेंगे तो उसके अंदर तो ये काम में आएगा, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ठीक है। देखिए परिरक्षण प्रभाव, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमाणु होता है ना, तो परमाणु के अंदर जैसे देखो परमाणु का नाभिक, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहली कक्षा क्या है के, दूसरी जैसे एल, तीसरी एम, और चौथी अपन ने ले ली एन, ठीक है। अब इसमें आप जानते हो अलग अलग प्रकार के कोष होते हैं, तो जैसे ये एन है, मान लेते हैं परमाणु का ये सबसे क्या है, बाह्यतम कोष है, कौन, ये, ठीक है। और बाह्यतम कोष का जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
अब बाह्यतम कोश से अंदर वाला जो कोश होता है, जैसे सेकंड लास्ट कोश कहते हैं, सेकंड लास्ट जो है उसको अपन बोलते हैं उपांत्य कोश। क्या बोलते हैं? उपांत्य कोश। जैसे इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, उपांत्य कोश के नाम से जाना जाता है। सेकंड लास्ट कोश जो होता है इसको क्या बोलते हैं? उपांत्य कोश के नाम से जाना जाता है। अब ये परिरक्षण प्रभाव है क्या? परिरक्षण प्रभाव का मतलब ये होता है कि जो उपांत्य कोश है ये, ठीक है, इस उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी बात कर रहा हूं मैं, उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर एक बल लगाया जाता है। कौन सा? प्रतिकर्षण बल। क्या लगाते हैं इसके ऊपर? प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। और जब प्रतिकर्षण बल लगाया जाएगा तो प्रतिकर्षण बल लगते ही ये क्या होता है, देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, ये वाला हम ले रहे हैं उपांत्य कोश का, चलो ये, ठीक है, और ये बाह्यतम कोश है, ये यूं कोश ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये अपन इस तरह से ले लेते हैं, देखो ये। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो इसकी स्थिति क्या होगी? चेंज होगी, यानी ये एक दूसरे से थोड़ा क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। अब हटेंगे तो क्या होगा? मान लो यहां से, देखो यहां से ये नाभिक के बीच की दूरी ये थी, पहले ये दूरी थी इतनी, ठीक है। अब हम जब प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो प्रतिकर्षण बल लगते ही ये कोश जो होता है, कौन सा? ये N, ये कोश जैसे यहां आ गया, ये ग्रीन डॉट के द्वारा इसको बता रहा हूं, इसके अंदर ये यहां से यहां तक आ गया। अब यहां से यहां तक ये बाह्यतम कोश जो पहले यहां था ना, ये थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गया, देखो ये यहां यूं। अब बाह्यतम कोश थोड़ा सा आगे बढ़ा, धक्का लगा इसको प्रतिकर्षण के कारण, तो परमाणु के अंदर पहले नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी आप ब्लू लाइन से देख रहे हो, ठीक है ना, इतनी थी, लेकिन जैसे ही प्रतिकर्षण लगा, प्रतिकर्षण लगते ही ये आप ग्रीन डॉट लाइन देख रहे हो यहां पर, ये वृत्त, और ग्रीन लाइन देख रहे हो कि इसमें बाह्यतम कोश के बीच की नाभिक से दूरी इतनी बढ़ गई, तो परमाणु के आकार में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ये प्रभाव कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। वापस सुन लीजिएगा, उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है तो उस प्रतिकर्षण बल के कारण परमाणु का बाह्यतम कोश पहले से थोड़ा आगे की तरफ हट जाता है, या थोड़ा प्रतिकर्षण से उसकी त्रिज्या पहले से थोड़ी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी को अपन परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, और कहा जाता है कि परिरक्षण प्रभाव is proportional to परमाणु त्रिज्या। इसका मतलब क्या होगा कि परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा परमाणु त्रिज्या उतनी ही क्या होती है? अधिक होती है। ये प्रक्रिया कहलाती है परिरक्षण प्रभाव। इस चित्र को नोट कीजिएगा, इसमें बिल्कुल अलग अलग कलर पेन से आप इसको बताना कि भाई पहले ये त्रिज्या थी, उससे फिर ये त्रिज्या इतनी बढ़ गई, कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आया? प्रतिकर्षण। ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने इसकी त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे आयनिक त्रिज्या, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या। धन्यवाद।